हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, पहली चीज़ मैंने आपको जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और आपने जो ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है आपने ये ड्राइव किया था। ठीक है, जब ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया था तो यहाँ पे बच्चों को एक दो प्रॉब्लम है, वो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ कि वो प्रॉब्लम आ क्या रही हैं। तो प्रॉब्लम आ रही है वो डायरेक्शन की। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन बताई थी, मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि आपकी ये डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जो थोड़ा डाउटफुल है वो है क्या, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट की वैल्यू आई थी E=1/4πε0K2P/R3। अगर यहाँ पे बात करूँ P को रिप्रेजेंट किया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण से, यानी कि डायपोल मोमेंट। ठीक है, और E है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दैट मीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे K का कॉन्सेप्ट आपको मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी था। K रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कि अगर मैंने डायपोल को किसी एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना होगा, K। डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, यानी कि मैंने किसी मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्शन की, तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा हमारी चार्जेस की ऊपर डिपेंड करती है। वो ऐसे कि अगर मेरे पास कोई एक डायपोल है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा -q से +q की डायरेक्शन की ओर होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। ठीक, आपको अब मैं बात करता हूं कि ये निकलती कैसे, डिफाइन कैसे करते। देखो, जब भी मोमेंट की बात आती है तो मोमेंट का मतलब हमेशा लिया जाता है घूर्णन से। घूर्णन मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट घूर्णन होना। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हिंदी में लिखा हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण मतलब उसका रोटेशन। तो रोटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो +q की वजह से होगी। दैट मीन कि अगर मैं बात करूँ -q और +q के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, यानी कि आकर्षित बल। उस आकर्षित बल की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, उस बल की डायरेक्शन ली जाती है -q से +q की ओर। क्यों, क्योंकि +q डोमिनेट करेगा और -q को खींचने की कोशिश करेगा। देखो, खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब ये खींचने की कोशिश कर रहा है तो इधर ही तो रहेगा। ठीक है, इसी वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा -q से +q ली जाती है। अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो चलो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ डायरेक्शन निकाली कैसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। देखो, अगर मैं बात करूँ कि मैंने जो पढ़ाया था इस पॉइंट में कि अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन कैसे निकलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अक्षीय स्थिति कौन सी होती है, जो उसकी एकदम सीध में हो। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट एक P है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, +q की वजह से P पर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे और -q की वजह से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि +q की वजह से आप फोर्स की डायरेक्शन देखोगे तो P पॉइंट पे क्या मानोगे, P पॉइंट पे मानोगे कि आपने एक कोई वर्चुअल चार्ज रखा हुआ है। वर्चुअल मतलब कोई है नहीं, बस मान लिया। तो +q की वजह से जो चार्ज यहाँ पे रखा होगा उस पर कैसा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। जबकि -q की वजह से कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी डायरेक्शन -q की ओर होगी। अब आप प्रीवियस लेक्चर देखना, मैंने उसमें बताया था कि +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी मैंने मानी थी EA होगी, और -q की वजह से होगी EB। अब आपको याद होगा EA की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/4πε0 इंटू K Q अपॉन कितना। देखो, मैंने आपको वहां पे बताया था ये डिस्टेंस होती है टोटल 2L, और सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं यहां तक की R, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी थी L। तो अब मुझे +q से P तक की चाहिए, तो कितनी बचेगी, R -L। R -L आ रहा था यहां पर, और E भी जब लिखोगे तो कितना आया था, प्रीवियस लेक्चर में देखे होगे आप लोग, तो यहां पर आया था मेरे पास Q/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आया था R -L और एक आया था R+L। अब अगर मैं बात करूं क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है,
तो बिल्कुल भी नहीं। रीज़न क्या है, देखो ये फैक्टर की अगर बात करो तो ये फैक्टर सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना ये दोनों में सेम नहीं है, दोनों में डिस्टेंस अलग अलग हैं। जब डिस्टेंस अलग अलग हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि r माइनस एल और यहाँ पर देखो r प्लस एल, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है हमेशा उसकी वैल्यू फंक्शन की कम मानी जाएगी, यानी कि ई बी कम हो जाएगा और ये कम होगा तो इसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ई ए ग्रेटर होगा ई बी से। ठीक है, ई ए की वैल्यू ई बी से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ई ए यहाँ पे क्या कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा, और डोमिनेट करने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ए की डायरेक्शन में चली जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, परिणामी। परिणामी कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो जब आप परिणामी निकालोगे ना तो जो भी फंक्शन ज़्यादा होता है हमेशा उसी की डायरेक्शन में वो डोमिनेट करता है। अब डोमिनेशन की वजह से आपको ये पता लग गया कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी तरफ होगी, ई ए की तरफ होगी, क्योंकि ई ए की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ई बी की वैल्यू कम है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको समझ आ गई, कहाँ होगी, प्लस एक्स डायरेक्शन में। और देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी कहाँ है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। तो इसी वजह से जब इसकी आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वो लिखा रहेगा ई वेक्टर इक्वल्स टू होगा 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू। अब आप ये कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी, यानी कि आप ये कह सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वही दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्शन निकालते हो। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक आई होप अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें जो समझना था मैंने आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरा केस जो आपको मैंने कल बताया था। तो सेकंड केस यहाँ पे क्या बनेगा, आपने कल किया था अक्षीय स्थिति के लिए, अब करते हैं हम निरक्षीय स्थिति के लिए। देखो अक्षीय मतलब होता है उसकी अक्ष पर, और निरक्षीय क्या होगा, उसकी अक्ष से हटकर, तो वो पहुंच जाएगा उसके परपेंडिकुलर मतलब कि लंबवत साइड पर। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे अक्षीय को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर एक्सियल, और वर्टिकल को बोलते हैं या निरक्षीय को बोलते हैं वर्टिकल या फिर इक्वेटोरियल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको करना क्या, अब आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की वजह से। तो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप अब करोगे क्या, अब आप करोगे ये कि द्विध्रुव के कारण आप निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, निरक्षीय मैंने क्या बताया, निरक्षीय मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई भी डायपोल है तो उसके वर्टिकल पॉइंट पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे पहले एक डायपोल बना लेते हैं। तो जब आप डायपोल बनाओगे तो एक होगा यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, और इसके एक स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होगा, एक प्लस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे सर, 2l डिस्टेंस पर सेपरेट होंगे। मैंने मान लिया कि इसका सेंटर होगा एक O। इस सेंटर्स के रिस्पेक्ट में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि सेंटर O इससे क्या करेगा, डायपोल को L इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और आपको क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, जिसमें कि पॉइंट P द्विध्रुव के सेंटर से r दूरी पर स्थित है। तो मैंने मान लिया कि इससे r दूरी पर, यहां पर समथिंग स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु, देखो P ना मान के मैं मान लेता हूं यहाँ पे ये बिंदु R होगा, क्योंकि हम P जो लिखते हैं ना वो तो हम वैसे भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो P नहीं लेता मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ R। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि सेंटर O से R दूरी पर एक बिंदु R है, जिसको मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने कल भी बताया था कि हमें लेनी होती हैं दूरियां, किससे, प्लस क्यू चार्ज से R तक की दूरी, माइनस क्यू चार्ज से R तक की दूरी, और मैंने इस डायपोल को कह दिया ए बी डायपोल, मतलब इसका नाम रख दिया ए बी डायपोल होगा ये एक। ठीक है, अब इस ए बी डायपोल की वजह से आपको क्या करना है, आपको अब निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो पहले तो दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे, इसे ज्वाइन कर दो और इसे भी ज्वाइन कर दो। आपने इन्हें ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको ये दूरी निकालनी है। देखो ये L है और ये R है, तो आपको दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो पाइथागोरस की थ्योरम। लगाने के लिए बस रूल होना चाहिए कि एक 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल बनते ही पाइथागोरस लग जाती है। पाइथागोरस का रूल क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि ए आर की वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो मैंने इस स्क्वायर को रूट पे चढ़ा दिया, और लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो ए आर आ गया मेरे पास। तो ए आर की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर बात करूं बी आर की वैल्यू कितनी होगी, तो बी आर की वैल्यू भी जब निकालोगे तो वो भी सेम आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस आ गई, वो भी डिस्टेंस आ गई, और दोनों की वैल्यू कैसी आई है, सेम आई है, कहीं भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस मिल चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप पहले क्या देखोगे, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप बिंदु आर पर एक वर्चुअल आवेश यानी कि एक परीक्षण आवेश को मान लो। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक आवेश रखा होगा जो कि प्लस क्यू की वजह से अपने ऊपर एक प्रतिकर्षित बल को अनुभव करेगा, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसी लाइन जॉइन के डायरेक्शन में। और अगर मैं बात करूं माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से ये फील करेगा अपने ऊपर आकर्षण, जिसकी वजह से नीचे आ रहेगा। ठीक है, आकर्षण की वजह से अपनी तरफ और रिपल्शन की वजह से दूर। ठीक है, अब इनका परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए आप इसके बीच में से परिणामी पास कर दोगे और परिणामी कैलकुलेट भी करना है। तो मैंने मान लिया कि ये ए की वजह से ई ए होगा और ये बी की वजह से ई बी होगा और परिणामी होगा ई। तो परिणामी मैंने मान लिया ई होगा। अब इसे कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एंगल पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मैंने जो लाइन ज्वाइन की है ना ए आर की, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही होगी, मान लिया। ठीक है, अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है। प्रॉपर्टी में यह आता है कि अगर आपको ये बात पता होगी कि कोई भी एक लाइन जो कि इस तरह से है, अगर मैं इस पर जितनी भी लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से एकदम पैरेलल, ये हमेशा इक्वल एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखो ये एक लाइन थी, मैंने इस पर दो लाइन ड्रॉ की है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन होने की वजह से अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा। बात समझ आ गई। अब एक और प्रॉपर्टी ये है कि आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा कि आपके पास दो लाइन है, एक लाइन इसको कट करेगी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के थीटा होने की वजह क्या होगी, ये एंगल भी थीटा होगा। तो दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण आपने पढ़े होंगे, है ना। तो ये क्या होगा, अगर ये थीटा है तो पहली बात ये थीटा क्यों हो रहा है आपको, अगर मैं बोलूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से ये दूरी इस दूरी के बराबर है, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। तो आपने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज की थ्योरम ये कहती है कि आपके पास अगर किसी भी दो त्रिभुज में दो साइड, एक ये साइड और एक साइड बराबर हो तो आपके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने क्या देख रहे हो, दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये भी साइड कॉमन है तो बराबर ही होगी, तो ये एंगल मस्ट क्या है, बराबर ही होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जिसकी वजह से आपका ये एंगल भी थीटा चला रहेगा। ठीक है, और थीटा लाने का रीजन क्या है, एकांतर कोण होना। देखो एक दूसरे का अपोजिट आ रहेंगे। ठीक है, कोण मिल गया आपको थीटा। अब क्या करोगे आप, अब इनके घटक निकालोगे। जब घटक निकालोगे ना तो उनकी वजह से परिणामी आएगा हमेशा। तो परिणामी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले इनके घटक निकालो। तो घटक निकालने के लिए आपको पता है थीटा के अबाउट ब्रेक करोगे, तो थीटा के अबाउट हमेशा कॉस। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ई ए का थीटा के अबाउट आ गया ई ए कॉस थीटा। ऐसे ही ई बी का निकालो, ई बी का थीटा के अबाउट क्या आएगा, ई बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं बोलूं थीटा के अबाउट ब्रेक करने के बाद एक उसका हम क्या निकालते हैं, जैसे ये निकाला हमने थीटा के अबाउट, एक होता है थीटा के अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। और जब इसका निकालोगे थीटा के अबाउट और थीटा के अपोजिट, तो ये कौन सा आएगा, ई बी साइन थीटा। बन गई डायरेक्शन।
अब देखते हैं कि हमारे पास ई ए और ई बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो ई ए की वैल्यू लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे 1/4πε0। आपको कल भी मैंने बताया था कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये मानते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये किसी मीडियम में रखा होगा जिसका परावैद्युतांक कितना है, के। तो के की मल्टीप्लाई कर दो। अब के का मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या रखोगे, फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, चार्ज बटे दूरी, और दूरी का देखोगे तो क्या रहा है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, मैंने वही कर दिया। ऐसे ई बी निकालो, जब ई बी निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ई ए और ई बी की वैल्यू कैसे आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है दोनों की वैल्यू, प्लस एंगल भी कैसे है, सेम है, तो एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आने पर हमें ये दिख रहा है कि दोनों ही ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत डायरेक्शन में है। अगर बराबर और विपरीत डायरेक्शन में हो तो उनके कॉम्पोनेंट हमेशा एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका परिणामी कितना हो रहेगा, जीरो। तो ये कैंसिल कर देंगे जिसकी वजह से परिणामी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब परिणामी कौन सा वाला जीरो हुआ है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन अभी कौन सा बचा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं ये वाली लाइन का, जब हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते तो ये भी क्या कर देते, जीरो कर देते, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से जीरो नहीं कर पाएंगे। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना हो तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा, E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू सेम है तो आप क्या करोगे, ई ए और ई बी को पुट कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो आपको अपना इतना समझ आ रहा होगा कि दोनों की वैल्यू सेम है तो ये डबल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, मैंने डबल कर दिया सीधे सीधे। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि डबल करने का रीज़न क्या है, डबल करने का रीज़न ये है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब डबल भी हो गया, ऐड भी हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या करोगे, डायग्राम से निकालो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चित्र से या फिगर से, यानी कि फ्रॉम फिगर हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, लंब और आधार। कॉस थीटा में फॉर्मूले में आता है आधार बटे कर्ण, यानी कि एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आ गया कॉस थीटा। इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या रहेगा, E इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो रही, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4πε0 के, और इसको 2QL, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी आएगी 1/2। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2। अब आपको याद होगा मैंने बताया था P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। P क्या होता है, डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू 2L के बराबर। तो यहाँ पे किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम इसको, हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको P से। तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इस रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो दूरी r थी ना ये वाली, ये l के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर लो। मैं मान लेता हूँ यदि r l से काफ़ी बड़ा हो तब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऑलमोस्ट बराबर होगा आर स्क्वायर के, तब रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ रहेगा 1/4πε0 के P अपॉन आर क्यू।
और साथ ही साथ मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने जिस माध्यम में डायपोल को रखा था वो एयर है, और एयर के लिए आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r⁴। अगर मैं बोलूँ इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप लिखो। जब सदिश रूप लिखोगे तो सदिश रूप लिखते टाइम पर आपको करना क्या होगा, देखो सदिश रूप लिखते हैं हम, तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पर भी एक वेक्टर लगा देंगे। तो दोनों में मैंने क्या किया, वेक्टर लगा दिए। जब दोनों में वेक्टर लगाए गए तो वेक्टर लगाने की वजह से आपको अब यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन देखने के लिए वापस पीछे चलते हैं, तो वो ये कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, -q से +q, मतलब कि इस डायरेक्शन में हो गया ये डायरेक्शन आ गई। लेकिन परिणामी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसके अपोजिट जाती हुई दिख रही है। देखो यह है परिणामी वैद्युत क्षेत्र और इसकी ये, मतलब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव लगा दो। और यहाँ से आपको दिख गया कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के समांतर तो है, लेकिन कैसी है, विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। देखो समांतर है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रहा है, दोनों एक दूसरे समांतर हैं लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, दोनों एक दूसरे समांतर तथा विपरीत दिशा में हैं। और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम और डायमेंशन क्या होगी, mL/10⁻³ होगी। कैलकुलेशन समझ आ गई बात। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैसे करनी है। अभी इसमें एक केस और बचा है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। वो है कि ना तो वो अक्षीय स्थिति होगी ना ही वो निरक्षीय स्थिति होगी, वो किसी भी एक पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो वो समझना है वो एक पॉइंट पर कैसे निकलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको वो डाउट भी क्लियर कर सकूं। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप वीडियो को पॉज करो, रिपीट करो, फिर देखो, जिससे कि आपको ये क्लियर होता रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कल पढ़ते हैं फिर आगे।